मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी विद्यार्थी चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमए द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित लॉन्जाइनस की उदात्त अवधारणा, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इनके पहले वीडियो में आपको बताया जा चुका है, आप पढ़ चुके हैं अरस्तु का काव्य सिद्धांत और प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत और अरस्तु ने त्रासदी संबंध जो अपने मत दिए हैं, जो विचार रखे हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं विस्तृत रूप से। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह है लॉन्जाइनस की उदात्त अवधारणा। ठीक है, आइए इन पर चर्चा करते हैं। लॉन्जाइनस का काव्य सिद्धांत क्या है, उदात्त तत्व क्या है, इन सब बातों पर आज हम टिप्पणी करेंगे, इन पर चर्चा करनी है। तो लॉन्जाइनस के संबंध में जन्म परिचय आदि केवल इतनी ही जानकारी उपलब्ध है कि इनका एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1554 में इनका एक ग्रंथ प्रकाशित होता है जिसका नाम होता है पेरी इप्सुम, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑन दिस ब्लाइम। इनका एक ग्रंथ प्राप्त होता है 1554 में इनका एक बात करें अगर लॉन्जाइनस की, तो इनका जन्म और इनके बारे में कुछ जानकारी ज़्यादा हमें प्राप्त नहीं होती है। लेकिन मुख्यतः जो बातें इनके संदर्भ में प्रस्तुत होती हैं और जो हमें प्राप्त होती हैं वह सिर्फ इनका एक ग्रंथ होता है पेरी इप्सुम, ये ग्रीक नाम है उसका, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑन दिस ब्लाइम। तो इसी में 1554 में जब इसका प्रकाशन होता है तो इसी से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ पर उनका नाम डायनोसियस लॉन्जाइनस लिखा था। यह ग्रंथ जो है, इस पे इनका नाम जो लिखा होता है वह होता है डायनोसियस लॉन्जाइनस। विद्वानों ने इस पर शंका प्रकट की कि क्या यह उन्हीं का ग्रंथ है। बाद में यह उन्हीं का ग्रंथ माना, और जब इस ग्रंथ की प्राप्ति हुई तो जितने भी विद्वान थे उन्होंने शक किया कि यह संशय था कि जो उनको ग्रंथ प्राप्त हुआ है, ग्रंथ का नाम पेरी इप्सुम, जो ग्रंथ उन्हें प्राप्त हुआ है वो उन्हीं का है या किसी अन्य का है। तो जब उन्होंने उस पर विचार विमर्श किया और उसकी जांच की तो पाया कि हाँ, वह लॉन्जाइनस का ही ग्रंथ था। पेरी इप्सुम जो कि 1554 में जिसका प्रकाशन हुआ है वो लॉन्जाइनस द्वारा ही लिखा गया। बार बार शब्दों को रिपीट करने से शब्द जल्दी से याद हो जाएंगे, इसलिए कह सकते हैं कि पेरी इप्सुम जो कि 1554 में जिसका प्रकाशन हुआ था वह लॉन्जाइनस का ही था। आगे, यह भी दुर्भाग्य है कि इस महत्वपूर्ण कृति का 2/3 भाग ही उपलब्ध हो चुका है। तो इस जो यह कृति है पेरी इप्सुम लॉन्जाइनस की, इसकी हमें पूरी कृति है, पूरी संपूर्ण ग्रंथ जो इन्होंने लिखा है वह संपूर्ण ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उसका केवल 2/3 भाग ही उपलब्ध हो पाया है। ठीक है, आगे उदात्त की अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि इसका वर्ण विषय काव्य की उदात्त की भावना नहीं है, अपितु उदात्त शैली के आधारभूत तत्वों की चर्चा है। आगे, डॉक्टर नगेंद्र का मत है इसमें उदात्त कला की प्रेरक भावनाओं और धारणाओं का विश्लेषण नहीं, वरन उदात्त शैली के आधार तत्व का विवेचन है। ऐसा जो विचारक हैं वो इस पुस्तक के संदर्भ में अपना मत रखते हुए कहते हैं। आगे, लॉन्जाइनस ने पूर्व काव्य की महत्ता 2 रूपों में आंकी। लॉन्जाइनस ने जो पूर्व काव्य की महत्ता थी उसे 2 रूपों में आंका था। पहले शिक्षा प्रदान करना और दूसरी आनंद प्रदान करना। जब अपने काव्य उदात्त में वो देखते हैं लॉन्जाइनस, तो 2 चीजें कहते हैं कि पहली बात तो काव्य प्रदान करना और दूसरी बात आनंद प्रदान करना। एरिस्टोफेनिस सुधारवादी पक्ष का था तथा होमर मनोरंजन का पक्ष था। यहाँ पे 2 दार्शनिकों की बात की है, 2 विचारकों की बात की गई है। काव्य के साथ गद्य का भी रूप अनुनय पर आधारित था, उसके लिए शैलीगत चमत्कार अपेक्षित था। अतः साहित्य गद्य पद्य दोनों का ही आधार था। शिक्षा देना, आह्लादित करना, प्रोत्साहन या बाध्य करना, जिसके लिए अलंकारिक, चमत्कारिक, आडंबरपूर्ण भाषा शैली को महत्व दिया जाता था। काव्य का भाव तत्व उस समय महत्व ना पा सका और इस ओर लॉन्जाइनस ने ध्यान दिया। तो जिन बातों की कमी थी उन पर आगे लॉन्जाइनस अपना मत रखते हैं। उदात्त तत्व, ठीक है, बात करते हैं उदात्त तत्व पर। तो लॉन्जाइनस ने उदात्त तत्व की कोई व्याख्या नहीं की। जो यह उदात्त तत्व है, ठीक है, इसकी कोई व्याख्या लॉन्जाइनस ने नहीं की है। उसे साहित्य के सब गुणों से महान माना। इसकी कोई व्याख्या नहीं की, लेकिन साहित्य में जितने भी गुण होते हैं उनमें सभी गुणों में सबसे महान माना है उदात्त को। किसने? लॉन्जाइनस ने। और यह किसमें पता चलता है? तो 1554 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी पेरी इप्सुम ऑन दिस ब्लैम, जिसका इंग्लिश नाम है। उसमें यह बात मानी गई है कि जो लॉन्जाइनस ने साहित्य में सर्वप्रमुख गुण माना है, सबसे प्रमुख गुण जिसे माना है, वह है उदात्त। ठीक है, आगे उदात्तता, और यह लॉन्जाइनस ने यह स्वीकार किया है कि उदात्तता एक ऐसा गुण है जो अन्य त्रुटियों के रहते हुए
अन्य त्रुटियों के रहते हुए भी साहित्य को सच्चे अर्थों में प्रभावपूर्ण बना देता है। और इसके संदर्भ में लॉन्जाइनस क्या लिखते हैं कि जो यदि साहित्य में भले ही तमाम त्रुटियां हों, भले ही साहित्य में लिखी गई तमाम, जब साहित्य लिखा जाए तो उसमें तमाम त्रुटियां हों, लेकिन यदि उसमें उदात्त की भावना विद्यमान है, उदात्त भाव विद्यमान है, तो वह प्रभावपूर्ण रहेगा और एक अर्थपूर्ण साहित्य रहेगा। और यदि उसमें उदात्त की भावना निहित नहीं है तो चाहे जितना भी साहित्य, जितना भी महान लिखा जाए, वह महान नहीं हो सकता बिना उदात्त के, ऐसा लॉन्जाइनस का मानना है। उसने उदात्त तत्व के बारे में कहा, अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कर्ष ही उदात्त है। आगे कहता है कि जो अभिव्यक्ति की विशिष्टता होती है, विशेषता होती है, और उसका उत्कर्ष, जो उसका उत्कर्ष होता है, वह ही उदात्त है। इसी को लक्ष्य करके हिंदी के उदात्त तत्व के बारे में स्वीकार किया गया। किसी रचना में औदात्य तत्व, उपयुक्त तथा महिमापूर्ण शब्द विधान, आवेग को दीप्त करने वाली अलंकार योजना तथा रचना विधान का होता है। लॉन्जाइनस ने उदात्त को काव्य में सर्वोपरि स्थान दिया। फिर से वही बात है कि जो साहित्य में सर्वोपरि सबसे ऊपर स्थान देते हैं लॉन्जाइनस, वो काव्य में उदात्त को देते हैं। अतः कुछ विद्वानों के मतानुसार वह उसे काव्य की आत्मा भी स्वीकार करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब प्रमुख रूप से लॉन्जाइनस उदात्त को काव्य में मानते हैं, तो जाहिर सी बात है उसे काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं लॉन्जाइनस। प्रश्न अगर उठता है कि प्रश्न लॉन्जाइनस ने काव्य की आत्मा किसे स्वीकार किया है, तो लॉन्जाइनस ने काव्य की आत्मा उदात्त को स्वीकार किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसने यह स्वीकार किया कि साहित्य अपने अध्येताओं को जिस उच्च एवं आवेगपूर्ण अनुभूति तक ले जाता है, वही उदात्त की सीमाएं हैं। साहित्य का यही गुण सबसे महान है। इसके सद्भाव से साहित्य के अवगुण अवास्तविक एवं उपेक्षित लगते हैं। आगे फिर से वही बात है कि फिर जो मैंने अभी चर्चा की थी इस पर, कि यदि साहित्य में तमाम गुण विद्यमान हो फिर भी उसमें उदात्त गुण न हो, तो वह अर्थपूर्ण है, वह निरर्थक है, जिसका कोई महत्व नहीं है, वह बिल्कुल महत्वहीन हुआ साहित्य हो जाता है, जिसमें उदात्त तत्व विद्यमान नहीं है। आगे उदात्त तत्व की महत्ता और उसके प्रभाव में के संदर्भ में लॉन्जाइनस क्या लिखते हैं कि लॉन्जाइनस ने उदात्तता का मूलोद्गम कवि प्रतिभा को स्वीकार करते हुए यह स्वीकार किया कि जब कवि प्रतिभा सहसा उदात्तता का निर्माण करती है, तो काव्य के अन्य उपकरण फीके पड़ जाते हैं। यह उदात्तता एकदम बिजली सी कौंध कर पाठक को प्रभावित कर देती है। आगे जो उदात्त की महत्ता है एक साहित्य में, उसे किस प्रकार बताते हैं कि यह कोई स्पेशली अलग से चीज नहीं होती है, यह मन के भाव होते हैं एक कवि के द्वारा। जब वह लेखक अपनी लेखन शैली के द्वारा उसे अभिव्यक्त करता है, और पाठक जब उसे पढ़ता है, तो उसके मन के जो उसमें उदात्त तत्व होते हैं, वह पाठक को एक महानुभूति की ओर ले जाते हैं। उसकी अनुभूति एक अच्छी होती है, जिससे एक पाठक को आनंद की प्राप्ति होती है। उदात्तता का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि पाठक या श्रोता चरमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है। और यह उदात्तता का भाव इतना बेहतरीन होता है कि वो क्या कहते हैं आगे, श्रोता चरमानंद, उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, पाठक या श्रोता चाहे उसे सुन रहा होता है कोई, या तो उसे चाहे जो भी पढ़ रहा होता है, जब वो उदात्त भावना को पढ़ता है, उदात्त भावना उसमें जागृत होती है, तो पूरी तरीके से आनंद हो उठता है, और उसका जो आत्मविभोर है पूरी तरीके से आत्मविभोर हो उठता है। आगे वह कलाकार की बुद्धि, भाषा, चमत्कार तथा भाव तत्व से अभिभूत हो उठता है, और वह इन सबके दायरे से बाहर आ जाता है। ठीक है, आगे उदात्तता सम्मोहनकारी होती है। सम्मोहनकारी मतलब मोह लेने वाली। उदात्तता क्या है, सम्मोहनकारी होती है। इसे वेदांतर शून्यता की स्थिति माना गया है। लॉन्जाइनस का मत है, यह स्थिति तर्क से नहीं आ सकती। इस अवस्था पर कवि पाठक को अपनी शैली के भाव के माध्यम से ले जाता है। आगे देवीशरण रस्तोगी ने लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्तता की कुछ अन्य विशेषताओं का नामकरण किया है। देवीशरण रस्तोगी प्रसिद्ध कवि हुए हैं। वो क्या कहते हैं, सर्वकालिकता व सर्वदेशिकता। ठीक है, इसके संदर्भ में क्या लिखते हैं, उदात्तता की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि उसमें सभी क्षणों को प्रभावित करने की क्षमता है। ठीक है, आगे यह लिखते हैं आपके डॉक्टर देवीशरण रस्तोगी अपने मत के हिसाब से, अपने मत के संदर्भ में लिखते हुए कहते हैं कि उदात्तता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह सभी क्षणों में प्रभावित करने की क्षमता रखती है। वह गुण जितनी अधिक मात्रा में रचना में होगा उतना ही अधिक प्रभावी होगा। और कहते हैं उदात्त का गुण जितना अधिक रचना में विद्यमान होगा या साहित्य में व्याप्त होगा, उसी तरह पूरी रचना उसी तरीके से प्रभावशील होगी। आगे उदात्त स्वाभाविक के बारे में, उदात्तता स्वाभाविक के संदर्भ में क्या लिखते हैं कि उदात्तता ज्ञान चिंतन से अर्जित गुण नहीं है, वह तो नैसर्गिक स्वाभाविक गुण है, यह तो प्राकृतिक देन है।
उदात्त को डॉक्टर देवीसर रस्तोगी इस तरीके से मानते हैं कि यह कोई नैसर्गिक चीज नहीं है, खत्म होने वाली चीज नहीं है, यह एक यथार्थ शाश्वत हो जो कि हमें जीवन काल से प्राप्त होती है, ये तो प्रकृति की देन है, ऐसा मानते हैं। कवि प्रसिद्धि का आधार बताते हैं इसे, और क्या कहते हैं, एक विशेषता इसके बारे में यह भी बताते हैं कि यह कवि प्रसिद्धि का आधार है। उदात्तता स्वाभाविक तो बता दिया और स्वकालिकता व सार्वदेशिकता भी बता दी इन्होंने। अब आगे जो इसकी विशेषता बताते हैं वह है कवि प्रसिद्धि का आधार। कवि प्रसिद्धि का आधार बताते हुए क्या कहते हैं, यह तो नितांत स्वाभाविक है कि जब काव्य की महत्ता का आधार उदात्तता को स्वीकार किया तो यह कवि प्रसिद्धि का आधार स्वतः बन गई। उदात्तता पाठक को बरबस अभिभूत कर लेती है, काव्य को महत्वपूर्ण बना देती है, तो कवि स्वयं प्रसिद्धि प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। कि जाहिर सी बात है, जब कोई कविता में उदात्त भाव, कहीं ना कहीं उदात्त भाव होने से एक पाठक या एक श्रोता को मनोरंजन की अनुभूति होगी या उसके मनोभाव को शांति मिलेगी या प्रसन्नता होगी, तो उस काव्य के बारे में, उस पाठक के बारे में, उस लेखक के बारे में चर्चाएं होंगी, जिससे लेखक को एक प्रसिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा ही आगे उदात्त के प्रमुख अंग के बारे में बात करते हैं। तो लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त के आधार पर ही कवियों को यह सर्व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। उसने उसके मुख्य रूप से दो तत्वों का उल्लेख किया है, एक अंतरंग तत्व और दूसरा बहिरंग तत्व। तो अंतरंग के बारे में बात करें तो अंतरंग के दो भेद आते हैं। अंतरंग के जो दो भेद आते हैं वह महान विचारीय धारणाएं और दूसरी आती है उद्दाम आवेगीय भावों की उत्कृष्टता, जिनमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं महान विचारीय धारणाएं। ठीक है, तो इसे महान विचारों और महान विचारों की उद्भावना भी कहा जाता है। उसके अनुसार, किसके? लॉन्जाइनस के अनुसार सच्चे वाग्मी को निश्चय ही क्षुद्र और हीन कर भावों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि यह संभव नहीं है कि क्षुद्र उद्देश्यों और अनुदार विचारों से ग्रस्त व्यक्ति कोई स्तुत्य एवं अमर रचना कर सके। महान शब्द उन्हीं के मुख से निःसृत होते हैं जिनके विचार गंभीर और महत्व, अर्थात इसके कहने का मतलब ये व्यक्ति है कि वह व्यक्ति कभी कोई रचना नहीं कर सकता जो स्वयं में हीन हो, स्वयं में हीन भावनाएं रखता हो, स्वयं से क्षुद्र हो, और स्वयं से जो हीन भावनाएं रखता है वो मनुष्य कभी रचना नहीं कर सकता, और रचना करेगा भी तो उसकी रचना निरर्थक रहेगी, वह रचनाहीन होगी। आगे कहते हैं रचना केवल वही व्यक्ति कर सकता है, महान विचार और महान धारणाएं जिसके अंदर विचारों की एक महान गहरी सीमा है, जिसके अंदर महान विचार हैं, वही व्यक्ति रचना कर सकता है। और जिसके विचार गंभीर हों, जिसके विचारों में कोई महत्व, वही व्यक्ति केवल रचना कर सकता है, अन्यथा और कोई रचना नहीं कर सकता। वह व्यक्ति कदापि रचना नहीं कर सकता जिसके अंदर हीन भाव हो, क्षुद्रता हो। अभी यदि रचना करेगा भी वह कवि रचना करेगा भी तो उसकी रचना निरर्थक रहेगी, जिसका कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। महान विचारों की उपस्थिति प्राकृतिक गुण है, और यह महान विचारों की स्थिति जो मानते हैं इसे प्राकृतिक गुण मानते हैं लॉन्जाइनस। इसे लॉन्जाइनस ने अपने महान ग्रंथ पेरी इप्सुम के अध्याय 8 में नैसर्गिक प्रतिभा स्वीकार किया है। पेरी इप्सुम ग्रंथ है लॉन्जाइनस का, जिसका ग्रीक नाम पेरी इप्सुम है, तो उसमें अध्याय 8 में इसे नैसर्गिक मानते हैं। जो आपका पेरी इप्सुम है उसमें नैसर्गिक प्रतिभा स्वीकार करते हैं, महान विचारों को नैसर्गिक प्रतिभा स्वीकार करते हैं, किंतु ये अभ्यास से भी अर्जित की जा सकती है। और साथ में ये तो कहते हैं कि ये जो आपकी महान विचार की धारणाएं हैं यह नैसर्गिक प्रतिभा है, लेकिन साथ में यह भी मानते हैं यदि बाल्यकाल मतलब प्राकृतिक नहीं है, आपके पास प्राकृतिक नहीं है, तो इसे अभ्यास से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे विचारगत महत्ता कवि की श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों से भी प्राप्त हो सकती है। उसने उदाहरण से स्पष्ट किया है कि कवि को यह देखना चाहिए कि इस तथ्य को होमर ने कैसे व्यक्त किया था। आगे महान धारणाओं अथवा महान विचारों के लिए उसने असाधारण शक्ति और वेग, अलौकिक ऐश्वर, अनंत विस्तार एवं स्थायी प्रभाव क्षमता को आवश्यक माना है। उसने उदात्त का आलंबन भी कहा जा सकता है। श्रेष्ठ रचना का विषय विस्तृत और व्यापक होना चाहिए तथा रचनाकार को अनिवार्यता क्षुद्र, संकुचित, हीन एवं स्वार्थबद्ध विचारों से मुक्त होना चाहिए। विषय का स्वरूप कैसा हो, इस पर ये तो फिर से वही कहानी को, वही पंक्तियों को दोहराते हुए आपके लॉन्जाइनस दिखाई पड़ते हैं कि महान विचार धारणाओं के संबंध में वही व्यक्ति रचना करेगा जिसके विचार महान होंगे, और वह व्यक्ति कभी रचना नहीं कर सकता जो हीन भावनाएं रखता हो, हीन विचार रखता हो, जिनके मनोविकार हीन होते हैं, जिनमें मनोविकार होते हैं, तो वो रचना नहीं कर सकता है। आगे इसके संबंध में हिंदी कवि क्या कहते हैं, डॉक्टर नबेन, वो क्या कहते हैं कि विषय ऐसा होना चाहिए जो पाठक या श्रोता पर स्थायी प्रभाव डाले, उसे गहरा प्रभावित होना,
कठिन ही नहीं लगभग असंभव हो जाए। जिससे फिर से लाइन दोहराते हैं, क्या कहते हैं, विषय के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का मत क्या है, वो क्या कहते हैं कि विषय ऐसा होना चाहिए जो पाठक या श्रोता पर स्थायी प्रभाव डाले, जिससे प्रभावित ना होना कठिन ही नहीं लगभग असंभव हो जाए। अर्थात ये कहते हैं कि जो उसका विषय होना चाहिए ना, विषय इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि जो पाठक है या श्रोता है उस पर ऐसा प्रभाव हो जाए ना कि वो बिल्कुल बाध्य हो जाए, उससे प्रभावित होने के लिए एकदम बाध्य हो जाए। ऐसा असंभव हो जाए कि उससे वो प्रभावित ना हो, बिल्कुल उससे प्रभावित होना ही पड़ेगा, ऐसा विषय रखना चाहिए। आगे, जिसकी विस्मृति इतनी प्रबल और गहरी हो कि मिटाई ना मिटे। और फिर क्या कहते हैं कि जिसकी यादें, कि मानो पाठक श्रोता आज तो सुन ले, आज तो पढ़ ले, लेकिन उसकी जो स्मृति है वो मिटाने की कोशिश करे तो वो मिट ना सके, ऐसा विषय होना चाहिए। लॉन्जाइनस ने भी यही स्वीकार किया है कि साधारणता औदात के उन उदाहरणों को ही श्रेष्ठ और सच्चा मानना चाहिए जो सब व्यक्तियों को सर्वदा आनंद प्रदान कर सके। आगे लॉन्जाइनस भी इसी के संदर्भ में कुछ ऐसा मानते हैं कि उदात के उन्हीं तत्वों को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए जो पाठक या श्रोता को आनंद की अनुभूति प्रदान कर सके। आगे दूसरा जो उन्होंने दूसरा भाग किया था, भेद किया था, उद्दाम भावावेग। उद्दाम भावावेग पर चर्चा करते हैं। तो आगे क्या है, उद्दाम आवेग से तात्पर्य भाव आवेगों की तीव्रता, पवित्रता, सत्यता और शक्ति होनी चाहिए। ये गुण पालक को सहसा सम्मोहित कर लेते हैं। लॉन्जाइनस की धारणा है, लॉन्जाइनस की धारणा है और उसके संदर्भ में लॉन्जाइनस क्या लिखता है कि मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो आवेग, उन्माद, उत्साह के साथ फूट पड़ता है और एक प्रकार से वक्ता के शब्दों को विक्षेप से परिपूर्ण कर देता है, उसके यथास्थान व्यक्त होने से स्वर में जैसा उदात्त आता है, वह अत्यंत दुर्लभ है। उन्होंने प्रेरणा प्रसूत भव्य आवेग को ही उदात्त का उद्गम माना है। उस भव्य आवेग में हमारी आत्मा जैसे अपने आप ही ऊपर उठकर गर्व से उच्चाकाश में विचरण करने लगती है तथा हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण हो उठती है। लॉन्जाइनस ने दया, शोक, भय आदि को भव्य आवेग ना मानकर निम्न कोटि का आवेग माना है। भव्य आवेग के अंतर्गत उन्होंने मन की ऊर्जा, उल्लास, संभ्रम, आदर और विस्मय को आवश्यक गुणों के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने आवेग के दो रूप बताए हैं, भव्य आवेग और दुखात्मक आवेग। भव्य आवेग की बात करें तो सुखात्मक मनोवेग, रति, शौर्य, होज, आस आदि इसके हेतु माने हैं। दुखात्मक आवेग की बात करें तो उल्लास, विस्मय, भय, करुणा, निराशा आदि इसके हेतु उन्होंने लॉन्जाइनस ने माने हैं। आगे जो उन्होंने दो तत्व बताए थे, बहिरंग तत्व और अंतरंग तत्व, इस पर चर्चा करते हैं। तो बहिरंग तत्व को हम कला पक्ष कह सकते हैं। इसके अंतर्गत तीन तत्व माने जाते हैं, समुचित अलंकार योजना, भव्य भाषा या उत्कृष्ट भाषा और गरिमामय अभिव्यक्ति या रचना विधान। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं समुचित अलंकार योजना। अलंकार प्रयोग की महत्ता को इसने इस रूप में स्वीकार किया। इसके संदर्भ में क्या लिखता है कि अलंकारों को स्वाभाविक प्रयोग होना चाहिए। लॉन्जाइनस क्या लिखता है, बहिरंग तत्व जिसे कला पक्ष के बारे में कला पक्ष भी कह सकते हैं, तो उसके संदर्भ में क्या कहता है कि जो अलंकार हैं, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग होना चाहिए। उसके अनुसार पाठक को प्रयोग का पता चलना चाहिए। ठीक है, उसके अनुसार पाठक को प्रयोग का पता चलना चाहिए कि जो पाठक उस साहित्य को पढ़ रहा है, उस रचना को पढ़ रहा है, उसे पता चलना चाहिए कि यहाँ पे अलंकारों का प्रयोग कैसे हुआ है। उसने औचित्य तथा उदात्त के पोषक अलंकारों को महत्व दिया, अतिशय मूलक अलंकारों को विशेष महत्व दिया। उसके अनुसार अलंकार प्रयोग स्वतः सिद्ध हैं, परंतु उदात्त शैली के लिए उसमें औचित्य की स्थिति अनिवार्य है। वे मनोवैज्ञानिक प्रभावों के लिए अलंकारों को उपयोगी मानते हैं, चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं। वे भावोत्कर्ष आनंद का हेतु मानते हैं। आगे जो आपके हुए हैं लॉन्जाइनस बहिरंग तत्व में अलंकार योजना को पहले प्रमुखता प्रदान करते हैं और उसके बाद फिर से वही अपनी बातों पे आ जाते हैं कि इन अलंकारों के द्वारा भी अलंकार प्रयोग स्वतः सिद्ध किए जाने हैं, स्वतः प्रस्तुत हों और उसके बाद पाठक को पता चलना चाहिए पढ़ने के दौरान कि कहाँ पे किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद यह भी कहते हैं यह अलंकार एक पाठक को हर्ष उल्लास प्रदान करे या इसका एक प्रमुख हेतु मानते हैं। वे अलंकारों को साधन स्वीकार करते थे, साध्य नहीं, जो शैली को उत्कर्ष प्रदान कर सके, और अलंकारों को एक साधन प्रदान करते हैं कि यह साधन समझते हैं कि यह शैली को अपने उद्गम भाव तक ले जाती है, उत्कर्ष भाव तक ले जाती है। उन्होंने उदात्त पोषक अलंकारों की भी चर्चा की है, जिनमें कौन से अलंकार हैं, विस्तारण, सपपोक्ति, प्रश्नालंकार, विपर्यय, पुनरावृत्ति, छिन्नवाक्य, प्रत्यक्षीकरण, संचयन, सार, रूप परिवर्तन, पर्यायोक्ति। आगे भव्य भाषा या उत्कृष्ट भाषा के संदर्भ में
लॉन्जाइनस की क्या अवधारणा है, इस पर चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत भाषा, भव्य भाषा या उत्कृष्ट भाषा, इसके अंतर्गत शब्द चयन, भाषा सज्जा, उपयुक्त और मनोहारी पदों और वाक्यांशों का विवेकपूर्ण चयन और प्रयोग में रूपकादि का प्रयोग आते हैं। इनके पाठक उस मना स्थिति में पहुंच जाता है इसका पाठक उस मना स्थिति में पहुंच जाता है जिन मना स्थिति में काव्य सर्जन के समय होता है। इसका पाठक पर सम्मोहनकारी प्रभाव पड़ता है। अर्थात आगे क्या कहते हैं, भव्य भाषा या उत्कृष्ट भाषा, इसके प्रयोग होने से जो पाठक कहीं ना कहीं पढ़ रहा होता है तो वह ऐसा अनुभूत करता है कि जैसे खुद ही वह लिख रहा हो। इससे पाठक स्वयं एक लेखनकर्ता के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त पाता है, अनुभूत करता है कि जैसे वह स्वयं लिख रहा हो। आगे उसके अनुसार सुंदर शब्द ही वास्तव में विचार को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते हैं। सही शब्दों में सही स्थान व प्रयोग अभिप्रेत को सहसा प्रकट कर देता है, विचार को अपेक्षित आलोक प्रदान कर देता है। लॉन्जाइनस ने भी रीति संप्रदाय के अनुसार ओज, माधुर्य, प्रसाद गुणों को स्वीकार किया। वह प्रसंगानुकूल भाषा का पक्षधर था, अतः हर जगह गरिमामयी भाषा को उपयुक्त नहीं मानता था। यह लॉन्जाइनस के संदर्भ में बात थी। उसकी मान्यता है कि यह शब्द योजना संगीतात्मकता प्रभाव के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसे शब्द ही पाठक को आंदोलित करते हैं और उदात्त भाव को जन्म देते हैं। आगे गरिमा में अभिव्यक्ति या रचना विधान, इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। लॉन्जाइनस के अनुसार रचना विधान गरिमा में होना चाहिए। जो आपका रचना विधान है वह गौरवमय होने चाहिए। रचना विधान के अंतर्गत शब्दों, विचारों, कार्यों तथा राग के अनेक रूपों का संगुम्फन होता है, पर यह संगुम्फन सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। उनका मत था कि जिस प्रकार शारीरांग असामंजस्यपूर्ण होने पर शोभाहीन नहीं रहते, अन्वित और सामंजस्य ही पाठक को अनुभूत कर सकता है। कल्पना के संदर्भ में बात करते हैं। उन्होंने कल्पना की चर्चा प्रत्यक्ष रूप से ना करते हुए भी प्रकारांतर से उसके महत्व को स्वीकार किया है। यह चर्चा उन्होंने बिंब विधान के अंतर्गत ही की, क्योंकि बिंब की निर्माण शक्ति कल्पना को ही मानते हैं, कल्पना को ही माना जाता है। लॉन्जाइनस के अनुसार कल्पना वह शक्ति है जो पहले कवि को मानसिक रूप से वर्ण विषय का साक्षात्कार कराती है। अर्थात यहाँ पे कल्पना के संदर्भ में लॉन्जाइनस क्या कहते हैं कि कल्पना वह शक्ति है जो सबसे पहले वर्ण शक्ति का जो संदर्भ वर्ण शक्ति की कल्पना है वह सबसे पहले मानसिक रूप से वर्ण विषय का साक्षात्कार कराती है। मतलब वर्ण विषय क्या है, वह सबसे पहले कल्पना ही सबसे पहले मानसिक मन को बताती है या मानसिक रूप से साक्षात्कार उसका कराती है, और तत्परांत उसकी सहायता से कवि भाषा में चित्रात्मकता द्वारा वर्ण विषय को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वह सादृश्य विधान में मानस पटल पर जीवित रूप में प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पे थोड़ा बिंब के बारे में संदर्भ में करते हुए क्या कहते हैं कि जब एक लेखक अपनी कृति लिखने के लिए तैयार होता है तो सबसे पहले वर्ण विषय को सबसे पहले वो मानसिक अपने दिमाग में उतारता है, अपने मस्तिष्क में उतारता है। तब उसके उपरांत वह लेखन शैली द्वारा अपने वर्ण विषयों को अभिव्यक्त करता है, प्रत्यक्ष रूप से रखता है। बिंब अथवा कल्पना चित्र एक ऊर्जा तथा शक्ति का द्योतन करते हैं और दूसरी ओर मानक के आवेग को उच्छालित कर उसको अभिभूत कर लेते हैं। उदात्त के विरोधी तत्व, आइए पढ़ते हैं उदात्त के विरोधी तत्व क्या हो सकते हैं। तो इन्होंने उदात्त शैली के विरोधी तत्वों की भी चर्चा की है। रुचिहीन, वापस्फीति, भावाडंबर, शब्दाडंबर आदि उदात्त के विरोधी तत्व इन्होंने माने हैं। भाव गरिमा के अभाव में नियोजित अनावश्यक भागाडंबर, अवसर प्रतिकूल एवं खोखले आवेग का प्रदर्शन, संयम के स्थान पर असंयम आदि उदात्त के विरोधी तत्व हैं। इसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति को क्षुद्रता, अत्यधिक संक्षिप्त, जड़ाव और संगीत एवं लय का अधिक भी उदात्तता के लिए घातक है। निकृष्ट और कुत्सित अर्थ के वाचक शब्दों को भी उदात्त की बाधाओं में गिना गया है, क्योंकि ये भाषा पर कलंक से प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त विरोधी तत्व हैं शक्ति की संक्षिप्तता, वालेयता, असंयत वाग विस्तार, अस्त व्यस्त पद की रचना और हीन अर्थ शब्द प्रयोग, अनुचित विस्तार, अत्यधिक संक्षिप्तता, असंयत अभिव्यक्ति, अनावश्यक अलंकरण, अतिशय लयात्मक संगीत आदि। उदात्त सिद्धांत का महत्व क्या है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो उदात्त सिद्धांत का महत्व, उदात्त का विवेचन पाश्चात्य समीक्षा की देन है और इसकी स्थापना को अन्य आलोचकों एवं विद्वानों ने स्वीकार किया है। यह धारणा पर्याप्त गहन और व्यापक भी है, क्योंकि इसके अनुसार उदात्त का अभिप्राय ऐसे विषय से है जो अनंत विस्तार, असाधारण शक्ति एवं वेग, अलौकिक ऐश्वर्य तथा उत्कृष्ट प्रभाव क्षमता आदि गुणों से युक्त है।
उल्लास, विस्मय, संभ्रम आदि से पुष्ट उदात्त आत्मा का उत्कर्ष करने वाली ऐसी प्रबल अनुभूति है जो संपूर्ण चेतना को अभिभूत कर लेती है या सार्वदेशिक, सार्वकालिक और आत्मविस्मृतकारी है। उसके सिद्धांत से विशेषकर महती धारणा से आगे चलकर ड्राइडन, एटसन, पोप, वर्ड्सवर्थ प्रभावित हुए हैं। लॉन्जाइनस के भाव उत्कटता, अलौकिक कल्पना, ऐश्वर्य और उत्कट भाव क्षमता की महत्ता को ब्रोडेले ने भी असीम शक्ति के अंतर्गत स्वीकारा है। विद्वानों की राय है कि उदात्त की कल्पना का अभाव न होते हुए भी काव्य रचना की महत्ता को स्वीकार करना और कला के काव्य के अपूर्ण रूप को पूर्णता प्रदान करना उनकी सबसे बड़ी देन है। दोष रहित भावपूर्ण काव्य रचना की महत्ता को स्वीकार करना और कला और काव्य के अपूर्ण रूप में पूर्णता प्रदान करना। लॉन्जाइनस का महत्व अपनी विशिष्टता एवं उपलब्धि के कारण यूनानी काव्य शास्त्र का चिरंतन सत्य है। पूर्ववर्ती यूनानी काव्य चिंतकों की तुलना में उनका प्रदेय महत्वपूर्ण माना गया है। उन पृष्ठों में ऐसे तत्व हैं जो कभी पुरातन नहीं होंगे। और उसके संदर्भ में एक लाइन लिखी जाती है जिसका अर्थ मैं बताना चाहूँगा। वो लाइन क्या है? देयर आर थिंग्स इन इट्स पेज दैट कैन नेवर गो ओल्ड while its freshness and light will continue the charms and all legs। इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा कि उन पृष्ठों में ऐसे तत्व हैं जो कभी पुरातन नहीं होंगे और अपने प्रभाव, ताजगी एवं प्रकाश को स्थिर बनाए रखकर युगों युगों तक प्रभावित करते रहेंगे। आगे एक मुख्य प्रश्न पर बात कर लेते हैं जो कि आगे बनेगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि लॉन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। तो लॉन्जाइनस के उदात्त की समीक्षा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। उत्कृष्ट कृति पाठक को उसके निजत्व से ऊपर उठा देती है, अर्थात उत्कृष्ट कृति जो होती है पाठक का जो निजी जीवन है ना उससे उसको ऊपर उठा देती है। जाहिर सी बात है, जब कोई पाठक किसी कृति को पढ़कर उससे प्रेरित होकर अपने जीवन और रहन सहन में कुछ बदलाव लाता है तो उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्कृष्ट कृति पाठक को उसके निजत्व के जीवन से ऊपर उठा देती है। सामाजिक अपने आप को उससे अप्रभावित नहीं रख सकता, अर्थात जो समाज है उस कृति को पढ़ने के बाद ये समस्त समाज जब उस काव्य को पढ़ता है, उस साहित्य को पढ़ता है तो उससे जरूर जाहिर सी बात है कि वहाँ पे प्रभाव उसका जरूर व्याप्त दिखाई पड़ता है। उस प्रभाव से वह अपने आप को दूर नहीं रख सकता है। प्रश्न यह है कि काव्य इस प्रयोजन को सिद्धि कैसे करता है? तो काव्य का प्रभाव पाठक को उन्नत कैसे करता है? उत्कृष्ट काव्य में कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जिनके कारण यह अनुभवगत उन्नता संभव हो पाती है? इन प्रश्नों का उत्तर लॉन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत से मिलता है। तो कई ऐसे प्रश्न रहे हैं जिनके उत्तर हमें लॉन्जाइनस के उदात्त अवधारणा से मिलते हैं। ठीक है, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा हमने की है कि उत्कृष्ट काव्य में ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं जिनके कारण वह अनुभवगत उन्नता संभव हो पाती है। और आगे जो प्रश्न पूछा गया है, आगे जो एक प्रश्न और उठता है कि उत्कृष्ट काव्य में कौन कौन से तत्व होते हैं और यह काव्य प्रयोजन में सिद्धि कैसे प्राप्त करता है। तो इनके बारे में लॉन्जाइनस अपने उदात्त अवधारणा में लिखते हैं कि आगे क्या कहते हैं कि लॉन्जाइनस ने उत्कृष्ट काव्य की आधारभूत आवश्यकताओं पर विचार किया और पाया कि उदात्तता के लिए काव्य की संरचना में दो तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वो दो तत्व कौन से हैं? महान अवधारणाओं की क्षमता और इस रमणीय अर्थविधान। उपर्युक्त दो तत्वों के अंतर्गत तीन अन्य तत्वों का उल्लेख कर कुल 5 तत्वों का होना अनिवार्य बताया। दो तो उन्होंने बता दिया, महान अवधारणाओं की क्षमता और रमणीय अर्थविधान, और साथ में इनके ये तो मुख्य दे दिया और 3 साथ में गौड़ मतलब साथ में उनके देते हैं कि इनका साथ में भी रहना जरूरी है। वो कौन से हैं? उत्तम प्रेरणा प्रसूत आवेग, समुचित अलंकार योजना, गरिमामय रचना संयोजन। ठीक है, आइए इस पर थोड़ा संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। तो लॉन्जाइनस के द्वारा गिनाए गए 5 तत्वों में 2 को उन्होंने बहुत महान बताया है। पहला महान अवधारणाओं की क्षमता और उद्दाम प्रेरणा प्रसूत आवेग। काव्य को इन्होंने नैसर्गिक बताया और से सभी को आंशिक रूप से कला की निष्पत्ति माना है। इन 5 तत्वों के नींव के तौर पर वह वक्तव्य अर्थात भाषण शक्ति को महत्व देता है। इन सबकी अविभाज्य अन्विति में उदात्तता की सार्थक सत्ता मानता है। लॉन्जाइनस का मत यह है कि मानव शरीर की भांति त्रासदी में भी उदात्तता का एक मुख्य कारण है उसके अवयवों का विन्यास, ऐसा मानता है। आगे लॉन्जाइनस ने जिन 2 तत्वों को नैसर्गिक बतलाया है उसका आशय यह है कि विचार और आवेग दोनों का उद्गम आत्मा और व्यक्तित्व के विकास से होता है।
ठीक है। जो दो तत्व बताए हैं उनके दोनों के मतलब ये बताएं कि जो इनका विचार और आवेग है दोनों का उत्क्रम सिर्फ एक ही जगह से होता है, वो है व्यक्तित्व और आत्मा। ठीक है। इसी को लॉन्जाइनस ने मन की ऊर्जा भी कहा है। इस संदर्भ में लॉन्जाइनस की मान्यता अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों की मान्यता का पूर्वाभास है। वर्ड्सवर्थ ने भी कविता की परिभाषा देते हुए कविता को शक्तिशाली मनोवेगों का सहज उच्छलन की संज्ञा दी है। वर्ड्सवर्थ के दिए हुए सूत्र लॉन्जाइनस के बीज रूप में पाए जाते हैं, अर्थात इनके बाद जो कवि होते हैं वर्ड्सवर्थ, वो कहीं ना कहीं अपना सिद्धांत देते हैं, अपना मत देते हैं, लेकिन जो कहें कि उनका जो मत है कहीं ना कहीं उसके मत की शुरुआत लॉन्जाइनस के उदात्त अवधारणा से ही शुरू होती है। ठीक है। प्रमाण के तौर पर लॉन्जाइनस का यह कथन द्रष्टव्य है और इसका प्रमाण देते हैं लॉन्जाइनस का एक जो कथन है उसे पढ़ते हैं। जो सच्चा आवेग अदम्य उत्साह के झंझावत का रूप लेकर आविर्भूत होता है, उसके यथास्थान पर व्यक्त होने से स्वर में जैसी उदात्तता भर जाती है वैसी अत्यंत दुर्लभ है। आगे कहते हैं कि जो जहाँ पे जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है उसके महत्वपूर्ण होने से क्या होता है, उसके यथास्थान उसी स्थान पर अगर वह व्यक्त हो जाए तो उसका जो महत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अन्य अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो अन्य चीज़ों की महत्व पर उसका जो महत्व है वह सर्वाधिक बढ़ जाता है। लॉन्जाइनस के आवेग संबंधी विवेचन में दो बातें लक्षित करने योग्य हैं। वह हैं, प्रथम यह कि वे सभी प्रकार के आवेगों का उदात्त का पोषक नहीं मानते, जैसे दया, शोक, भय आदि उदात्त में नहीं आते। दूसरी बात यह कि आवेग से उदात्त की सृष्टि होती है, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। ठीक है। लॉन्जाइनस की इन मान्यताओं के मूल में उनका यह विश्वास निहित है कि उदात्तता महान आत्मा का प्रतिबिंब है और उसकी प्रेरिका मन की ऊर्जा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा के सिद्धांत। तो इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।